इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे इस समय वुमेन प्रेस क्लब से। आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं, ये शख्सियत कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और जो इमरजेंसी का जो दौर था उस दौर को आंखों से देखा है, उस दौर को बड़ी मुश्किलों से काटा है। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पेज में है TS आहूजा साहब। हम बात करते हैं कि अभी देखा कि अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर इमरजेंसी के प्रोग्राम बड़े पैमाने पे बनाए गए थे, और प्रोग्राम ही नहीं, बीजेपी ने उसको किस तरीके से मनाया गया, और जो सीनियर सिटीजन थे और जिन्होंने इमरजेंसी काल को भुगता उन्होंने किस तरीके से मनाया गया, क्योंकि इमरजेंसी का काल जो TS आहूजा साहब के आंखों के सामने से पूरी फिल्म घूमी है, पूरी पिक्चर चली है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नेशन मीडिया चैनल में आपका धन्यवाद। सर, जो ये इमरजेंसी थी, हो सकता है कि उस समय हमारा जन्म ना हुआ हो, लेकिन वो इमरजेंसी आपके आंखों के सामने से ऐसी गुजरी, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे आपने उसको दुख दर्द देखा। सर, वो इमरजेंसी क्या थी, और अब जो वर्तमान है 10 साल के अंदर ये माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इमरजेंसी से पहले का माहौल देखें तो उस समय के ऊपर जो है वो आपको अपनी बात कहने की आज़ादी थी, आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी थी। आप अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, आप धरना प्रदर्शन कर सकते थे। और उस समय पर बड़े पैमाने के ऊपर क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था उस समय की सरकार के खिलाफ, तो बहुत सारे धरना प्रदर्शन और वो सब चल रहे थे, और आंदोलन चल रहा था जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो जयप्रकाश जी ने शुरू किया, वो बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा था, जिसको लेकर दिल्ली, यूपी, बिहार, खास तौर से विशेष तौर से जो हिंदी बेल्ट है जिसको, तो वहाँ पर ये प्रदर्शन ये आंदोलन चल रहा था। गुजरात से शुरू हुआ और फैलते फैलते पूरे देश में उसकी गूंज उठने लगी। तो सरकार को जिस समय लगा, श्रीमती गांधी को, कि उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया है, तो उस समय के ऊपर उन्होंने हालात को काबू करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। ये इमरजेंसी जो है, ये इसको लगाने की कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है कि जब भी राष्ट्र को कोई खतरा महसूस हो तो उस समय के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा को ना लेकर ये एक व्यक्ति विशेष की सुरक्षा और उसकी कुर्सी बचाने की खातिर ये इमरजेंसी लगाई गई। अब आपका सवाल है कि उस समय के हालात और आज के हालात में, ये पिछले 10 साल में क्या चीज़ नज़र आती है। तो उस समय के ऊपर जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो विरोधी पक्ष के लोगों को, विरोधी पार्टियां जो थी, ऑपोजिशन पार्टीज, उनके जो मुख्य कार्यकर्ता, उनके एक्टिविस्ट, उनके लीडर, उनकी गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की गई। जो भी कोई उस समय पर उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे किसी और पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन सब की बड़े पैमाने के ऊपर गिरफ्तारियां हुई, सोशल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई। और उस समय के ऊपर जो है, जो इंडियन एक्सप्रेस में, मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है कि एक जो फ्रंट पेज है, जब 26 जून को का जो इंडियन एक्सप्रेस छपा, तो उसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर सिर्फ 2 लाइनें थी कि 2 लाइनों के बीच में लिखा था सेंसर्ड। तो ये ऑफिशियली एक सेंसरशिप जो है वो की गई थी। अब अगर हम उसको देखें तो हालांकि पिछले 10 सालों में उस तरीके से जो विरोधी पक्ष, जो राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं, पर बड़े पैमाने के ऊपर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है या वो विरोधी पक्ष के लोग जो मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उनको केवल विरोध करने, अपनी बात को व्यक्त करने के कारण भी गिरफ्तार किया गया है।
जी। UAPA का बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। कई छात्र नेता ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद हैं, जिनको जमानत तक नहीं मिली है। जैसे इमरजेंसी के दौर में था कि जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से आज की तारीख में भी जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इमरजेंसी के दौरान जो न्यूज़पेपर्स थे उनको अपना जो है प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि जो है सेंसर बोर्ड के सामने उनको अपना अखबार भेजना पड़ता था। तो अब उस तरीके से ना करके पर ऐसे लोगों को बिठाया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और बाकी जगह के ऊपर, जो उसके ऊपर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं और जो विभिन्न चैनल्स हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, उनको खुद ही सेंसरशिप को लागू करने के बारे में हिदायत दी गई है कि किस तरीके से करके उनको जो है कंट्रोल करके और न्यूज़ को देना है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि एक तो जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया था वो बाहर होता जा रहा है और ये जो न्यूज़ मीडिया है वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट के कंट्रोल में चला गया है, जो कि सरकार की हर बात को मानने को तैयार है। जी सर, वहीं मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, जिस समय आपने इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और सारे लोग जेल गए थे और आप लोगों ने जेलों को ऐसे भर दिया था कि जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनकी चूल्हें हिल गई थी, वो आप लोगों को जेल से बाहर भेजना चाह रही थी, लेकिन आप जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। वो कौन सा प्रकरण था? देखिए, उसके अंदर ये था कि आप जैसे उस टाइम के ऊपर भी जो ऑफेंसेस लगाए गए वो ये था कि उसमें कुछ बेलेबल ऑफेंसेस थे, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे जी। तो उसमें कई लोग थे जिन्होंने वॉलंटरीली उस समय पर उसके प्रोटेस्ट में गिरफ्तारियां दी। तो जो वॉलंटरीली प्रोटेस्ट के अंदर गिरफ्तारी देता था, विशेष तौर से जो सर्वोदय के कार्यकर्ता थे, जो गांधीयन इंस्टीट्यूट्स के जो लोग थे, जो आज़ादी से पहले की जो आज़ादी की लड़ाई चली, तो जिसके अंदर उनकी भागीदारी रही या जिसका ज्ञान उनको था, तो उनका ये रहता था कि नहीं, हम जो है हम तो गिरफ्तार होने आए हैं, हम जमानत नहीं लेंगे जी भाई, या तो हमें छोड़ा जाए और नहीं तो जो है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो गिरफ्तार हुए फिर बाद में जमानत वगैरह के ऊपर छूट कर रहे, पर ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई वो मीसा वगैरह के अंतर्गत हुई थी, जहाँ पर जमानत के ऊपर नहीं छूटे थे। जी। लेकिन सर, आज जो वर्तमान हालात है उसको कैसा देखते हैं? देखिए, अब इसके अंदर ये है क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं उनकी उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं हो रही जैसे कि इमरजेंसी के दौरान हुई थी। अब ये है कि उनको या तो करप्शन के केस में या किसी और केस में कोई फेरा का केस बना दिया, फेरा तो नहीं है, फेमा का केस बना दिया, या इस तरह का ईडी और उसका डर दिखा के ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि उनको अपनी तरफ किया जाए और उनके लोगों को अपने साथ शामिल किया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पहले विपक्ष में थे वो आज सत्ता दल के अंदर बैठे हुए हैं और वो मंत्री पद भी उन्होंने ले रखे हैं, पर उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। वो मंत्री ज़रूर हैं या वो सत्ता पक्ष में ज़रूर हैं, पर कोई हैसियत के नाम पे या वो कुछ कर पाए ऐसी कोई स्थिति कुछ नज़र नहीं आती। तो आहूजा साहब, उसको तो ये कह दिया जाता है कि मोदी वॉशिंग पाउडर है, जो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाई होगी उस पर कोई गंध नहीं होगी, वो शुद्ध माना जाता है बीजेपी में जाके। जी बिल्कुल, ऐसा जो है ऐसी चर्चा चल रही है और ऐसा हो भी रहा है। पर बात यह है कि जो हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, अब वो भी उसको भी इस तरह के वॉशिंग पाउडर की आदत पड़ गई है जी, जो है कि उनको भी लगता है कि अगर आप कुछ बेनिफिट्स उनको दे दोगे तो वो जो है आप उनको भी खरीद सकते हो, वो भी बिकने को तैयार है। तो अगर हम अब इस तरह का कल्चर ही डेवलप कर रहे हैं तो इसका एक बहुत लंबे दौर का असर होने जा रहा है समाज के ऊपर, कि हम ऐसी सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं कि जो मेहनत करके कमाने के बजाय मुफ्त का खा के और उसको करके और जिंदा रहने के उनका इंटरेस्ट होगा। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो ये देखते हैं कि मेरे को मुफ्त की चीज़ें कौन ज़्यादा देगा, और जो ज़्यादा देगा उसकी तरफ चले जाए और जिसमें उनको विश्वास होगी वो दे देगा। अच्छा सिंह साहब, पहले एक चीज़ और देखा गया था, मैंने तो किताबों में पढ़ा और आप जैसे
महानुभावों के माध्यम से सुना है कि जब कभी देश के अंदर इस तरीके की बातें आती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता था तो उनकी बातों को माना जाता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी बुरा ना माने तो वो हैंडी है। देखिए, अब उसके अंदर 2-3 तरह की बातें होती हैं। वो पहले भी थी सुप्रीम कोर्ट में, आज के भी सुप्रीम कोर्ट में। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आगे अपने कैरियर को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई मेरा पोस्ट रिटायरमेंट कैरियर को क्या होगा। तो जब उस चीज़ का ध्यान में करते हैं तो वो कंप्लाई करने को या बात मानने को तैयार हो जाता है कि भाई मेरे को सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो भविष्य में मेरे कैरियर को खराब करे। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जुडिशरी के अंदर जो आपका ये कह लीजिए कि मानसिक तौर पर वो सांप्रदायिकता के साथ जुड़े हुए हैं। जी, वो उसके साथ अपने आप को हिंदुत्ववाद के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं जी, और वो ये सोचते हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और या उसको आगे बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। जी, और तीसरी कैटेगरी वो होती है कि जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो यहाँ नौकरी करने आया हूँ, अपने जो टाइम है मेरा नौकरी का उसमें मैं अपनी नौकरी करूँ और वो चला जाऊँ। बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो आज भी कुछ लोग हैं जुडिशरी में जो जब मौका लगता है तो उसके ऊपर जो है अपनी बात उठाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। और बाकी ये सारी कैटेगरीज के लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। तो आहूजा साहब, आपको नहीं लगता जिस तरीके से आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपकी एज भी हो गई, तो आपको नहीं लगता कि आप एक इस भारतवर्ष के अंदर एक घुटन में जी रहे हैं? देखिए, अब घुटन में जी रहे हैं पर उसका हल यही है ना कि उस घुटन के विरुद्ध लड़ा जाए, जी, उसके विरुद्ध संघर्ष किया जाए। और हम लोग PUCL के जरिए हम उस संघर्ष की लौ को जला रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं जी, कि वो जो संघर्ष का दिया है उसको बुझने ना दिया जाए और उसको जारी रखा जाए जो है। तो उसके बारे में हमारी कोशिश है। पर ये है कि अब 140 करोड़ की जनता में हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम हर व्यक्ति को अप्रोच कर सकें जी, या हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। तो जहाँ तक हो सकता है हम अपनी बात उठा रहे हैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात को इस बात को उठा रहे हैं। पर हर चीज़ में समय लगता है और लोगों को समझने में भी समय लगता है। सर, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि नफरत से बचो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत से बचो। नफरत को हराओ, प्रेम को बढ़ाओ। आपस में मिलजुल के रहने में ही समझदारी है, उसी में सबकी प्रोग्रेस है। अगर हम हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू सिख के नाम पर, मुसलमान सिख के नाम पर या जाति के नाम पर हम अगर बटे रहेंगे, दलित और उच्च स्वर्ण आपस में लड़ेंगे, आदिवासी जो है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, तो वो ना देश के हित में है, ना लोगों के हित में है, ना समाज के हित में है। वो आगे समस्या ही खड़ी करेगा और वो समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे TS आहूजा साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो इमरजेंसी का दौर था पूरा विस्तार से बताया और समय होने के कारण, क्योंकि ये जो बातें हैं वो 1-2 घंटे की नहीं, 10-5 मिनट की नहीं है। ये जब ये बातें सुनी जाती हैं तो आंखों से आंसू आते हैं कि उस समय की वर्तमान हालत क्या थी और आज की क्या हालत है। लेकिन सर ने बोला कि धैर्य रखो, शांति से आंदोलन करो, जो मुकाम है हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो नारे हैं ये देश को तोड़ने वाले नारे हैं, इनसे बचना चाहिए। हिंदुत्व का जो नारा है, भाई सारे लोग एक व्यक्ति या एक उनके अंदर जो भावना होती है वो राष्ट्र के प्रति होती है। उस राष्ट्र को हमें कैसे आगे पहुंचाना है, जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, जब तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके अगली वीडियो के अंदर, अगली न्यूज़ के अंदर फिर हम ऐसे बुद्धिजीवी से फिर मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे क्या